लिव इन रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो कि यूथ के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चित भी होता है और गाहे-बगाहे कोर्ट में इस पे सबसे ज़्यादा बात भी होती है। इस पे फॉर और अगेंस्ट यानी दोनों ही तरफ के लोग और यूथ इसको मानते हैं और हमारे साथ कानपुर में आज कुछ यूथ मौजूद हैं। उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। और इस पे हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप एक टाइम पास की तरह भी है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ यूथ है उनसे बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हो? So I believe that live-in relationships in India, the individuals above the age of हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर मेरा ये मानना है कि जैसे कि इंडिया में जो लड़की के लिए 18 की एज है कंसेंट देने के लिए और लड़के के लिए 21 की एज है। अब यहाँ पे अगर कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स को अलाउड है कि वो लोग साथ में रह सकते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशनशिप्स इलीगल है। बट ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्राइम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम एक जेनरिक ओपिनियन नहीं दे सकते कि सब लोग इसमें टाइम पास ही करते हैं। देयर आर पीपल जो सीरियस भी हैं। सो आई बिलीव एक वेल फ्रेम्ड लेजिस्लेशन ही इसका सोल्यूशन है, जो इसके अराउंड एक डिबेट को ख़त्म कर सकता है और जो सीरियस लोग हैं उनके राइट्स को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, सो दैट उनको इश्यूज़ ना फेस करना पड़े और वो अपने रिलेशनशिप्स के साथ कंटिन्यू कर सकें। आपका क्या सोचना है इस बारे में? सर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो वो एक कॉइन की तरह होता है कि उसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, पिछले 1 साल से बल्कि कितने ज़्यादा ग्रीवियस क्राइम्स हो रहे हैं। बहुत ही मतलब पूरे कंट्री को शॉक करने वाले क्राइम्स हैं। लेकिन फ़ायदे जो हैं, अगर आज के कपल्स जो कि इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी मानी जाए तो वो एक-दूसरे के कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बस एक कमिटमेंट इश्यूज़ जो हो रहे हैं आजकल के यूथ में, वो इस चीज़ को बहुत बड़ा कवर दे रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है। और अगर हम लोग ये अडॉप्ट कर भी रहे हैं तो इसका, जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया लेजिस्लेशन, बहुत ठोस कानून लाना पड़ेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हालांकि सोसाइटी की नज़रों में ये इमोरल हो सकता है, बट ये किसी भी तरीके से अनलॉफुल नहीं। यानी कि इल्लीगल नहीं है, इमोरल हो सकता है। आपका क्या कहना है? सर इलीगल तो पहले ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी अनुमति दे चुका है। लेकिन कोर्ट कभी-कभी स्यू जेनरस पे भी अपना ओपिनियन देती है। हर वो चीज़ जो इलीगल है, इलीगल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो इमोरल भी ना हो। तो स्यू जेनरस कहता है कि यहाँ पे आपकी पब्लिक की जो है, सोसाइटी का जो वेलफेयर है, वो इंडिविजुअल के वेलफेयर के ऊपर है। और भारत का कानून भारत के समाज से प्रभावित होता है। हमारा समाज धर्म को सदैव से, संस्कृति को सदैव से ही महत्व देता आया है। हमारे पास महाभारत, रामायण है जो परिवारों पर लिखे गए हैं। हम विवाह के समय कन्यादान के महत्व को मानते हैं कि पिता का अधिकार बनता है पुत्री को पति को सौंपने का। तो ऐसे अधिकारों की अवहेलना करके हम एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं लिव इन रिलेशनशिप का, जो कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ही विरोधी है। क्योंकि ऐसा देश जहाँ अभी तक हम मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं बना पाए हैं, वहाँ पे हम लिव इन रिलेशनशिप में कंसेंट कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी महिला का रेप होता है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी होती है और ब्रेकअप हो जाता है तो उस वक्त उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी और उस महिला को क्या समाज द्वारा अनुमति मिलेगी, उसे सम्मान प्राप्त होगा? इसके बारे में भी विचार करने की हमें ज़रूरत है। और जो क्राइम्स हो रहे हैं, हमारे पास श्रद्धा वॉकर का केस आया, बहुत सारे केसेस आए, उनमें ना जाते हुए भी अगर हम देखें तो लिव इन में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उनके प्रति कैसे कानून बनाया जाएगा, कैसे महिलाओं को या पुरुषों को संरक्षण मिलता है, और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं जब हम ऐसे किसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति में उतनी तरीके से फाउंडेशन में हमने उसे अडॉप्ट नहीं किया है। तो ज़रूरत ये है कि हम इस बारे में विचार करें और सोचें कि क्या पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध उपयोग करना या उसे प्रचारित या प्रसारित करना भारत के लिए, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए उचित रहेगा या नहीं रहेगा? ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा तो कभी भी नहीं था और ना ही हो सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति हमेशा से रही है और ये एक पाश्चात्य सभ्यता है जिसको कि कुछ सालों से हमारे देश में लाया गया है। आपका क्या कहना है?
मेरा ये कहना है कि ना लिविंग रिलेशनशिप बहुत से देशों में लीगल है और इसमें इंडिया भी आता है जिसमें ये लीगल है। तो इसे हम लोग गलत तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, जैसे हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, इसे भी दोनों तरफ से देखेंगे। अगर ये सही है तो गलत भी है। ऐसे में अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ भी गलत होता है और एक पार्टनर दूसरे को छोड़ देता है, तो उसमें एक तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है खुद के ऊपर, जिसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस के कारण वो बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं और अपना करियर बनाने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सही भी है तो गलत भी है, और इसमें अपने लोग सही इसलिए है क्योंकि आज के अगर हम टाइम पे देखें तो बहुत से ज़्यादा मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं और कुछ ही दिनों में डिवोर्स हो जाता है। तो इससे लोग अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और भी उठता है कि अगर शादी से पहले ही जान लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जान लेते हैं, तो शायद फिर शादी करने की नौबत ही ना आए और उससे पहले ही दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो सकता है। आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है दैट लिव इन रिलेशनशिप इज़ राइट। इसमें हम लोग एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैरिज में। अगर आप सीधे के सीधे एक मैरिज में आ जाएं, जैसे अरेंज मैरिज में काफ़ी बार होता है, उसके बाद आपका डिवोर्स हो जाता है, तो इसमें एक ये फाइनेंशियल्स भी आ जाता है, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं और सोशल इश्यूज भी आ सकता है। ज़्यादातर लोग अरेंज मैरिज में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि सोसाइटी से प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और उन 4 लोगों की वजह से हम लोग उनको अपनी लाइफ डिक्टेट करने का एक मौका दे देते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को जानना पहचानना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को और भी तरीक़ों से जान पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें लिव इन रिलेशनशिप में ही आना चाहिए। और जो ये कॉन्सेप्ट है इवन कॉन्वेंट स्कूल का, ये भी लिव इन रिलेशनशिप से पैदा करे बच्चों की वजह से ही स्टार्ट हुआ। तभी कॉन्वेंट स्कूल में फादर और सिस्टर्स होते हैं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप कुछ हद तक सही है, उन लोगों के लिए सही है जो या तो अकेले रहना चाहते हैं या जो डाइवोर्सी हैं। बट जो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने अडल्टहुड में कदम रखा है, जो अभी अभी 20-21 के हैं, उनको ना समझी की वजह से लिव इन रिलेशनशिप में आना और फिर कोई और गलत कदम उठाना, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि वाक़ई में जो कॉन्वेंट स्कूलों का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी वजह से आया था। और एक बात और है कि विदेशों में ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ये मजबूरी में शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जनरली 16 साल के बाद बच्चे माँ-बाप से अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनको रहने के लिए कहीं न कहीं अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। आपको क्या कहना है? सर बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है और 20 से 22 साल की उम्र एक ऐसी मतलब सेंसिटिव और इमेच्योर उम्र है जिसमें ऐसे सीरियस कॉन्सेप्ट को समझना, उसके एडवर्स कॉन्सेप्ट को समझना ये करेक्ट नहीं है। पर हम जब कल्चरल एस्पेक्ट को समझते हैं तो गोंड ट्राइब इसको मान्यता देती है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप हम किस उम्र के उसको हम देख रहे हैं कि ये 20-22 साल में अप्लाई हो रहा है कि 24-25 साल में अप्लाई हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या है कि 20 साल 22 साल उम्र में कांस्टेंट डेवलपमेंट होता है बॉडी और माइंड का। तो मेरा ये कहना है कि इसको कंप्लीटली नेगेट नहीं कर सकते हैं, पर किस उम्र में इसका एप्लीकेशन हो रहा है उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी बात सही है कि किस उम्र में ये आप लिव इन में जा रहे हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरा ये कहना है कि सर ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया है पाश्चात्य सभ्यता से, सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही मुझे लगता है इमोरल है, क्योंकि ये सर पेरेंट्स के पार्ट से देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। जिन पेरेंट्स ने हम लोग को मतलब बर्थ दिया, मतलब सब पालन पोषण किया, हम लोग उनको छोड़ के एक दूसरे आदमी के साथ उससे मतलब पेरेंट्स से अलग होकर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है ये मतलब कॉन्सेप्ट। और क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, जैसा कि मैंने कहा कि विदेशों में क्या होता था, वहाँ पे तो ये नॉर्मल है कि 16 साल के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं माँ-बाप से, लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। आपका क्या कहना है? जी, मेरे हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप को अगर आप लीगली देखेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप्स आपको राइट्स देता है, बट आपको ड्यूटी से निषेध कर देता है। और अगर आपको एक सही रिलेशनशिप बनाना है और उसको मेंटेन करना है तो आपको कुछ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। आपको कुछ लीगल बाउंड्रीज़ या फिर कुछ 2 जन के बीच में बाउंड्रीज़ चाहिए, जिससे वो सही से एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रह सकें। और लिव इन रिलेशनशिप उन्हीं बाउंड्रीज़ को हटा देता है, जिस वजह से काफ़ी डिस्ट्रेस नेचुरल लिविंग सोसाइटी में आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने, क्योंकि अभी तक सिर्फ राइट की बात हो रही है, लेकिन राइट के साथ ड्यूटी भी आती है और वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होगा तब तक किसी रिलेशन में नहीं जाया जा सकता। आपका क्या कहना है?
जी, मैं पहले तो डॉक्यूमेंटेशन के बात करना चाहूँगा। जैसे काफ़ी देश हैं, जैसे कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ। फ्रांस में एक बहुत अच्छा रूल है कि जो लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन्हें पहले तो अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। उन्हें वहाँ की हायर अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि वैसा कुछ अब हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, जहाँ जिस प्रांत के लोग या जिस सोसाइटी के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ की हाई अथॉरिटी चाहे वो पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, वहाँ से उन्हें अथॉरिटी लेनी चाहिए, जिससे कि विमेन सेफ्टी भी बढ़ेगी। अभी एक दिल्ली में केस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस। तो उस टाइप के केस को प्रिवेंट करने के लिए हमें इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन और अलग टाइप के लॉज बनाने चाहिए। अलग तरह के लॉज भी बनाने चाहिए, आपको क्या कहना है? सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले देखा जाए लेजिस्लेशन लिव इन रिलेशनशिप्स को खुद प्रमोट करता है। हमने बहुत सारे केसेस में देखा, जैसे नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें देखा सेक्शन 377 हटा दिया गया बिल्कुल। और अभी जब सेम इसी चीज़ पे वर्डिक्ट आया तो देखा जाए सेम सेक्स मैरिज को अलाउंस नहीं मिली, तो बीच में फिर अब बचा क्या? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो लेजिस्लेशन प्रमोट ही कर रहा है सेम सेक्स मैरिज को। प्लस बहुत सारे लेजिस्लेटिव चीज़ों में, जैसे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी देखें तो जो वाइफ की डेफिनेशन है वो ब्रॉडन करी गई थी, जिसको हमने ब्रॉडन करी गई थी, जिसमें ये था कि जो विमेन रह रही है किसी अपने पार्टनर के साथ, उसको भी वाइफ का स्टेटस मिलेगा। देखा जाए लेजिस्लेशन खुद ही प्रमोट कर रही है। उसके मतलब इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए, बल्कि हम लोग को एक ठोस कानून लाना चाहिए इस चीज़ पे, जिससे कि हम इस चीज़ को उस तरह से प्रमोट कर पाएँ। मतलब कानून की ज़रूरत है, एक ठोस कानून की ज़रूरत है। आपको क्या कहना है? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस इशू को दो तरफा नहीं रखूंगा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ये सर पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत है, ये कोई विदेश और कोई देश नहीं है। बहुत सारी फीलिंग्स हैं सर भारत में। सर यहाँ पे जो लिविंग रिलेशनशिप का ये जो प्रचलन, ये जो बात बहुत सालों से चली आ रही है, सर मैरिज में बहुत कमिटमेंट होता है, बहुत, इसको हम लोग सेक्रेट बोलते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को क्या हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं सर। मैंने बहुत केसेस को देखा, नहीं बोलते हैं। और इसमें सर सिक्योरिटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सिक्योरिटी हैम्पर होती है। सर मान लीजिए उसकी सिक्योरिटी बनी है, जो उससे बच्चे हुए हैं, सर उनको ना उतना राइट मिल पाता है, ना उनकी सिक्योरिटी उतनी हो पाती है। सर ये सब भी गया। और सर आगे जाके हम बात करें उनके फाइनेंशियल स्टेटस की, सर वो भी ब्रेक हो जाता। और सर जैसे बात करते हैं कि हमें शादी के पहले जान लेना चाहिए, नहीं सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज़्यादा जानना भी हानिकारक है। डिवोर्स के केसेस होते हैं, बट वो कैंसिल, जज की वजह से वो भी डिसमिस हो जाते हैं, और उनकी एक जो सोसाइटी में जो एक वैल्यू होती है वो बनी रहती है। तो सर डिवोर्स के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी चाहता है कि हमें डिवोर्स लेना है, बट कुछ टाइम के बाद वो केसेस हट जाते हैं। क्यों सर? थिंकिंग बदल जाती है। तो सर अगर हम पहले से ये थिंकिंग इतना कर लेंगे तो सर आपको नहीं लगता शादी हो ही नहीं पाएगी? सर टाइम दीजिए, सर उसको मैरिज करिए, आराम से टाइम दीजिए, और सर धीरे धीरे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में जाके आपने पूरा जान लिया और सर कुछ संबंध ना हो पाया। सर बेकार है सर ये चीज़ मेरे हिसाब से। और मैं इससे, क्योंकि जब भी हम किसी लव रिलेशन में भी जाते हैं तो भी वहाँ पर कमिटमेंट की बात करते हैं, तो फिर अगर लिव इन में है और वहाँ पे कमिटमेंट कुछ नहीं है तो फिर वो भी दिक्कत की बात है। आपको क्या कहना है? देखिए, हम बेसिकली जब लिव इन रिलेशन वो लोग जाते हैं जो लव मैरिज करते हैं, और बेसिकली जैसे मेरे साथी ने कहा कि हम लिव इन रिलेशन में जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इसीलिए करते हैं कि हम एक दूसरे को जान सकें शादी से पहले, ताकि कहते हैं, और ये भी जान सकें कितनी कहते हैं स्टेबिलिटी रहेगी हमारी शादी में। बट मेरा ये मानना है, कहते हैं अगर ठीक है आप लव मैरिज करिए, आप अरेंज मैरिज करिए, सब ठीक है, बट लेकिन एक पर्टिकुलर हर चीज़ ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी है जिसके प्रोज या कॉन्स ना हो, और प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं। तो आप ठीक है, आप रहिए, साथ में रहिए, कोई इसमें इतना नहीं है, बट इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति साथ में रहा और उसको उसके साथ कहते हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, कुछ टॉर्चर हो रहा है, वो लीगल राइट नहीं ले सकता कोर्ट से। वो कहते हैं कोर्ट में उसको आवाज़ नहीं उठा सकता। बट अगर उसने वो मैरिज करने का रह रहा है तो उसकी कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रही है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, कोर्ट उसकी सुनेगी। ये मेरा कहना है। अगर आप लिव इन में जाते हो और कसौटी पे एक दूसरे को परखना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कसौटी पे एकदम 24 कैरेट का ही निकले, और अगर नहीं निकलेगा तो फिर वो टूट जाएगा रिलेशन। आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि इस केस में मैं इस पे बिल्कुल सहमत हूँ कि कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसमें हमेशा जब भी कोर्ट ने लीगल माना है लिव इन रिलेशनशिप को, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें देखी। उनकी एज, वो कितने टाइम से साथ रह रहे थे,
और वो एक इस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते थे। और इस केस में जो लड़का है वो एक गैंगस्टर एक्ट लगी हुई है उस पे, तो उससे उसकी माइंडसेट पता चलता है कि 20 से 22 साल की उम्र में उसके ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट लग गई है। तो आगे जाके जो उसकी पार्टनर है उसको कैसी लाइफस्टाइल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसलिए ये कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है। बट लिव इन रिलेशनशिप में मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, इसमें क्योंकि इंडिया में डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, प्लस एक बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आगे मर्दों के खिलाफ हो रहे हैं, जिसके एक टेंडेंसी आ गई है मर्दों के अंदर कि आपको शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो इसका सब्स्टिट्यूट, एक बेटर सब्स्टिट्यूट है लिव इन रिलेशनशिप, कि आप अपने पार्टनर को जान लें, समझ लें अच्छे से बिल्कुल, ताकि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, कि आप उसके एक अच्छा डिसीजन ले सकें। और इसके लिए जो फाइनेंशियल्स हैं, जैसे एलिमनी मेंटेनेंस देना पड़ता है, उनसे भी आपको एक बचत हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए भी लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे शादी के बाद दहेज प्रताड़ना की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, तो इससे रिलेटेड ये बात कह रहे हैं। आपको क्या कहना है? सर, जैसे आपने दहेज प्रथा की बात करी तो मुझे उससे मेंटेनेंस की चीज़ याद आती है। पहले तो मेरी बहन और मेरे भाई ने बोला कि ये भारत है, इसमें पश्चिमी सभ्यता का आना सही नहीं है। मैं इससे बिल्कुल ही खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि भारत में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 8वां प्रकार के विवाह का नाम होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के अंदर 3 प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला प्रकार होता है नो विटनेस, दूसरा प्रकार होता है नो रिचुअल्स, तीसरा होता है नो फैमिली, जो कि एक सिमिलर प्रक्रिया है लिव इन रिलेशनशिप की तरीके से। और पहला गंधर्व विवाह जो भारत की संस्कृति में हुआ, जो महाभारतम महापुराण कहती है, उसके अनुसार श्रीमती राधा वल्लभ का श्री वासुदेव कृष्ण जी से हुआ, जो कि हमारे इष्ट देव हैं। तो आप इसको सीधा सीधा वेस्टर्न सभ्यता से जोड़ते हैं, तो आप पहले अपनी किताबों को पढ़ें और जानें और जांचें और समझें कि असल में तथ्यों में क्या है। और जैसे कि मेरे सहपाठी ने कहा कि 125 सीआरपीसी की धारा कहती है कि वाइफ का जो एम्बिट है वो सिर्फ वाइफ से नहीं होगा। इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि अगर आप मेंटेनेंस लेते हैं, तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस आप महिला पे करते हैं, तो आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो चीज़ है, वो हमारे शास्त्रों में या पहले भी रही है गंधर्व विवाह के रूप में, ये आपका कहना है इसमें? जी, बिल्कुल। आपका क्या? सर, सबसे पहले तो हमें ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम अपने लॉज़ देखते हैं, अपनी कंट्री का एक लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं, तो उसमें ये सिंपली बहुत आसानी से ये बात समझ में आती है कि 18 वर्ष की उम्र में आप देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। यानी जब ये चीज़ कही जाती है कि 18 वर्ष की उम्र में आप देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, जो देश के सर्वोच्च निर्णय लेता है, तो क्या 18 वर्ष की उम्र में आपके अंदर वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं होगा कि आप ये जानें कि आप अपने पार्टनर के साथ किस वजह से इन्वॉल्व हैं? दूसरी चीज़ आती है, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर बात होती है कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो उसमें भी जो एज दी हुई है वो भी एज 18 ईयर्स दी हुई है। जब कोई बंदा अब एक दूसरे आपस में वो लोग इकोनॉमिक रिलेशंस बना सकते हैं, तो क्या वो दोनों लोग अगर कंसेंट से टाइम पास भी कर रहे हैं, तो कोर्ट को इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि हम टाइम पास के लिए हम लॉ नहीं बनाएंगे, कोर्ट शुड एक्टिवली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑफ एनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेसेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या उसको कोई भी समस्या आ रही है, तो वहाँ पर एक लॉ होना चाहिए। हम लॉ ना बनाने का एक बहाना ये नहीं ढूंढ सकते हैं कि वो केयरलेसनेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत है एक लॉ की। और दूसरी बात, हम किसी भी रिलेशनशिप को एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ एज। कोई एज एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं हो सकता है कि दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैजुअल है या नहीं। 18 वर्ष उम्र देश के प्रधानमंत्री के चुनाव की होती है। 21 वर्ष की उम्र में आप शादी कर सकते हैं, तो 22 साल की उम्र में अगर आप लिव इन रिलेशनशिप रख रहे हैं तो वो किसी भी रूप से गलत नहीं है, अगर दोनों पार्टनर्स की कंसेंट है एंड इफ दे आर गोइंग फॉर अ गुड कॉज। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मेरे सभी विपक्षी मित्रों ने, मेरे सभी मित्रों ने अपने विचार रखे। सबने कहा कि भाई डिवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए लिव इन का ऑप्शन दिखता है। तो उनकी इस बात से सहमत हूँ मैं कि डिवोर्स के केसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल केसेस बढ़ जाएंगे। डिवोर्स तक बात जाएगी ही नहीं, शादी तक बात जाएगी ही नहीं, क्राइम पहले ही हो जाएगा। मेरे मित्र ने कहा कि 18 साल की उम्र में हम देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, हमें इतनी मैच्योरिटी होती है। उनसे पूछना चाहूँगा, इतनी मैच्योरिटी है हमारे अंदर? मतलब हम थोड़ी बहुत किसी के इन्फ्लुएंस में आके वोट दे देते हैं, अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके वोट दे देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास वो लेवल की मैच्योरिटी है। तो अगर हमारे पास वो लेवल की मैच्योरिटी ही नहीं है, तो हम क्या एक रिश्ता संभाल पाएंगे? देखिए, लिव इन जो है ना, गंधर्व विवाह से अगर कोई उसे रिलेट कर रहा है, तो मैं बता दूं, ये कलयुग है। यहाँ पे ना कोई मर्द में कृष्ण बचा है, ना कोई औरत में राधा, ना कोई राम बचा है, ना कोई सीता। तो उसे वहाँ से तो रिलेट ना ही करे तो बेहतर है।
और ये पश्चिमी सभ्यता है सर, क्योंकि पश्चिम में हम देख रहे हैं सभ्यता को, इसका आचरण देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी सिस्टम ही ऐसा है। वहाँ पे डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चा 16 ईयर्स के बाद से बाहर चला जाता है। इंडिया बड़ा ही कल्चरल डाइवर्स कंट्री है और अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। जैसे सेम सेक्स मैरिज बहुत नया कॉन्सेप्ट है, वैसे ये भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, टाइम लगेगा। मेरा विचार ये है कि कोर्ट इस पे कुछ काम करेगी, आगे करेगी। ऐसा उसने मना नहीं किया कि इलीगल है या टाइम पास है, उसने कहा है टाइम पास है, लेकिन उस पर काम भी तो करेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बस खाली हमसे टाइम ही तो मांगा इनडायरेक्टली, वो हम उन्हें देंगे तो लॉ आएगा, और बाकी तो मैं फिर फ्यूचर बता देगा। अच्छी बात कही इन्होंने कि आजकल ना तो पुरुष में कोई कृष्ण बचा है और ना ही महिला में कोई राधा। आपको क्या कहना? मेरे हिसाब से जो 11 रिलेशनशिप्स हैं आज के ज़माने में, ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं गलत भी चली जाती है। बिकॉज इन केस अगर कोई चीज़ इमोरल है, इलीगल नहीं है, तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, और अगर वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, लॉ को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ को एक बाउंड्री में रखा जाता है जिससे कोई भी वो चीज़ लांग ना पाए। जैसे कई लोगों ने बोला कि क्राइम रेट बढ़ जाता है, लोग फॉर एग्जांपल रेप के क्राइम्स बढ़ जाते हैं, तो इसमें ये भी एक चीज़ रेप में आती है कि अगर कोई पार्टनर आपसे मैरिज का वादा करके और इंटरकोर्स करता है एंड बाद में मना कर देता है, जैसा लिव इन रिलेशनशिप्स में होता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, बिकॉज ये राइट मिलता है लिव इन रिलेशनशिप्स की मैरिजेस में भी। और मेंटेनेंस का भी क्लेम आ सकता है। ऑन द सेम हैंड अगर कॉन्स में जाएं तो कई सारे कॉन्स भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल की सिक्योरिटी चली जाती है। इलेजिटिमेट चाइल्ड में वुमेन के पास इतनी फाइनेंशियल सोर्सेज अधिकतर नहीं हो पाती हैं, एंड उसके बाद उसको अपने भी चाइल्ड होने के बाद कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो वुमेन को खुद भी कंसीव करने होते हैं और चाइल्ड को भी प्रोवाइड करने होते हैं। सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाती है। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर कॉन्स भी हैं, बट ऑन द सेम हैंड हम प्रोज को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोज में हम लोग कई लोग लव मैरिज से डिलेड मैरिजेस कितनी होती है इंडिया में, डिवोर्स